17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन। ठीक है, कहाँ हुआ है? रियो डी जेनेरियो में हुआ। रियो डी जेनेरियो कहाँ है? ब्राज़ील में है। ठीक है, ब्राज़ील में, याद रखना। इसकी थीम क्या रही है? थीम है समावेशी व टिकाऊ शासन के लिए, टिकाऊ शासन के लिए वैश्विक दक्षिण सहयोग, वैश्विक दक्षिण सहयोग को सशक्त बनाना। ठीक है, ब्रिक्स के बारे में पहले से भी हमको पता है ना। कितने देश हैं? अभी 11। ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका के साथ साथ मिस्र है, इथियोपिया है, ईरान, इंडोनेशिया है, यूएई और सऊदी अरब है। ठीक है, तो 5 तो ब्रिक्स देश हैं ही, उसके अलावा 6 और अन्य शामिल हैं, जिसमें इंडोनेशिया, यूएई, सऊदी अरब, ईरान, इथियोपिया, मिस्र शामिल है। ठीक है, चाहे तो इनके नाम लिख सकते हैं। 11 सदस्य। ठीक है, 5 तो आपको पता है, 5 वही ब्रिक्स वाले हैं। ठीक है, 5 तो ब्रिक्स वाले प्लस मिस्र, इथियोपिया, इथियोपिया, ईरान, इंडोनेशिया, यूएई और सऊदी अरब। ठीक है, ये इतने देश इसके सदस्य हैं। भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? प्रधानमंत्री द्वारा। ठीक है, अब ये जो 6 नए सदस्य हैं, ये कब बने हैं सदस्य इसके? 2000 2024 में सदस्य बने थे। ठीक है, अब जब ये सदस्य बने उस समय ब्रिक्स की हिस्सेदारी पूरे विश्व की जीडीपी में 39% हो गई थी। मतलब इन 11 देशों की जो जीडीपी है वो पूरे विश्व की जीडीपी का कितना प्रतिशत है? 39%। ठीक है, और ये कब हुआ? जब इसमें 2024 में ये 6 देश शामिल हुए थे। ठीक है, ये भी शामिल हुए हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के बारे में बात करें तो 2024 में सभी ब्रिक्स देशों ने सकारात्मक आर्थिक विकास प्रदर्शित किया था, जिसकी दरें भी 1.1 से 6.1% रही हैं। ब्रिक्स देश में ही भारत आता है ना, और इसकी जो वृद्धि दर कितनी रही है? लगभग 6%, है ना। वैश्विक व्यापार हिस्सेदारी कितनी है? 24% की। ठीक है, वैश्विक आबादी में, वैश्विक आबादी 48.5%। ठीक है, इतना चीज़ें पता होनी चाहिए। और यही नहीं, वैश्विक तेल उत्पादन का 43% हिस्सा यहाँ पर उत्पादन होता है। ठीक है, वैश्विक तेल उत्पादन का 43.6%। वैश्विक तेल
ना 43%। कुल प्राकृतिक गैस उत्पादन, प्राकृतिक गैस उत्पादन 36%। ठीक है। खनिज कोयले, खनिज कोयला 78%। ठीक है। यह तो हुआ क्या लिखे हैं सर खनिज के बाद? खनिज कोयला। कोयल लिखे हुए हैं सर। ओके, अब सही हो गया। हो गया। अगला टॉपिक है मैक्सिको। मैक्सिको अभी हाल फिलहाल में चर्चा में रहा। तो क्या कारण रहा है? मैक्सिको ये अभी 10वां कौन का कैफ गोल्ड कप जीता है। जीत- किसको हराया है? यूएसए को हराकर। ठीक है, ध्यान रखें। ये हुआ कहाँ पर था? ये यू यूएसए प्लस कनाडा में आयोजन हुआ। यूएसए और कनाडा में इसका आयोजन हुआ। 16 टीमों ने भाग लिया है। 16 टीम इसमें भाग ली है और इसमें अतिथि टीम कौन रही है? सऊदी अरब। ठीक है। मुकाबला, फाइनल मुकाबला किसके किसके बीच हुआ है? अभी पढ़े ऊपर, मेक्सिको वर्सेस अमेरिका के बीच। अमेरिका यूएसए के बीच हुआ। ठीक है। मेक्सिको के बारे में बात करें तो इसका ये अपना 10वां मेडल है। ठीक है, 10वां खिताब है इसका। और दूसरी चीज याद रखना है, लगातार दूसरी बार, लगातार दूसरी बार चैंपियन बना। ठीक है। इस गेम के बारे में बात कर लें। शुरू हुआ 1963 में। ठीक है। ये पुराना नाम है। ठीक है। वर्तमान नाम है गोल्ड कप। गोल्ड कप वर्तमान नाम है इसका। आयोजक कौन है? आयोजक तो उत्तरी, मध्य अमेरिका एवं कैरिबियन फुटबॉल परिषद, ये इसका आयोजक। कितने साल में होता है? हर 2 साल में। हर 2 साल में होता है। ठीक है।
अब इसमें सबसे सफल टीम कौन सी है? सबसे सफल टीम मैक्सिको 10 बार। ये कब कब रहा है? 93, 96, 98, ठीक है, 3, 9, 11, 15, 19, 23 और 25 में मैक्सिको जीता है। उसके बाद यूएसए, यूएसए 7 बार। फिर कनाडा 1 बार, ठीक है, ओके। अब इसमें इतनी चीज़ें याद होनी चाहिए आपको, लगातार दूसरी बार, लगातार तीसरी बार, ये भी पता होना चाहिए। हम्म, चलिए। योजना का नाम लिखिएगा। पंडित दीनदयाल पंडित दीनदयाल उपाध्याय उपाध्याय गरीबी मुक्त गरीबी मुक्त ग्राम योजना, ठीक है। ये किसकी योजना है? हेलो, लिखिएगा इसमें, राजस्थान सरकार की। राजस्थान सरकार की योजना, हो गया, याद रखना। अभी इसकी शुरुआत हुई है, राजस्थान सरकार के द्वारा ही शुरू की गई है ना। और राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन है? भजन लाल शर्मा, है ना। लिख लीजिएगा। पहले चरण में पहले चरण में 5,000 गांवों का चयन, और और 5,000 लोग गांवों का चयन, और 300 करोड़ की राशि, 300 करोड़ की राशि से बीपीएल ग्रामीण परिवारों को हो गया। उद्देश्य क्या है? उद्देश्य लिखिएगा। ग्रामीण क्षेत्र में रह रहे ग्रामीण क्षेत्र में रह रहे गरीब परिवार को आर्थिक सहायता आर, आर्थिक सहायता और और स्वरोजगार स्वरोजगार के अवसर, हम्म, स्वरोजगार के अवसर प्रदान कर आत्मनिर्भर बनाना, ठीक है। दूसरा उद्देश्य लिख लीजिएगा। गरीबी रेखा से नीचे, सॉरी, गरीबी से सम्मानजनक मुक्ति, गरीबी से सम्मानजनक मुक्ति। इस योजना में आर्थिक सहायता लिख लीजिएगा। आर्थिक सहायता लिखिएगा। प्रत्येक चयनित परिवार को प्रत्येक चयनित परिवार को
प्रत्येक चयनित परिवार को 1 लाख तक की सहायता, ठीक है। और स्वयं सहायता समूह, हम्म, स्वयं सहायता समूह जिसको SHG कहा जाता है, सेल्फ हेल्प ग्रुप कहा जाता है, से जुड़ी महिला को, स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं को 15,000 तक की सहायता, ठीक है। इसमें क्या क्या किया जाएगा, एक चीज और, गरीबी गरीबी से ऊपर उठकर, गरीबी से ऊपर उठकर आत्मनिर्भर हो चुके, आत्मनिर्भर हो चुके परिवार को, परिवार को 21,000 21,000 की वित्तीय सहायता, सॉरी 21,000 की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी, प्रोत्साहन राशि, ठीक है। और जो आत्मनिर्भर हुई हम लिख लीजिए, और आत्मनिर्भर कार्ड मिलेगा, आत्मनिर्भर परिवार कार्ड भी दिया जाएगा, ठीक है। चलिए, पात्रता क्या है, इस योजना की पात्रता भी लिख लीजिए। तो एक तो लिखिए BPL कार्ड, और BPL कार्ड और नए सर्वेक्षण के अनुसार 5,002 गांव में 30,631 गरीब परिवार, गरीब परिवार, ठीक है। और 61,000 नए आवेदन, मतलब सभी BPL कार्ड धारक इसमें आएंगे, ठीक है, याद रखना। अच्छा, काम कौन कौन से होंगे इसमें, इसके अंतर्गत? गांव के लिए कार्य योजना, कौशल प्रशिक्षण, स्वरोजगार सहायता, ठीक है, वित्तीय परामर्श, वित्तीय परामर्श, ठीक है। ये इस कार्य योजना रहेगी, ठीक। आगे चले, अगला टॉपिक है प्रधानमंत्री मोदी को प्रधानमंत्री मोदी को ब्यूनस आयर्स आयर्स की चाबी से सम्मानित किया गया, सम्मानित किया गया, ठीक है। ब्यूनस आयर्स क्या है, अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स में शहर की चाबी से सम्मानित किया गया, ठीक है, याद रखना।
ये ध्यान रखना है। इसमें एक चीज़ और याद रखना है, 57 वर्ष बाद, 57 वर्ष बाद भारतीय प्रधानमंत्री की ऐतिहासिक यात्रा है ये। ठीक है, 57 वर्ष बाद मतलब 1968 के बाद। ठीक है, ध्यान रखना है। अब एक चीज़ और लिख लीजिएगा, क्या है? यहाँ पर प्रधानमंत्री ने महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर को श्रद्धांजलि दी। ठीक है, याद रखना। साथ ही प्लाजा सैन मार्टिन में जनरल जोस डी सैन मार्टिन को भी श्रद्धांजलि दी। ठीक है, अर्जेंटीना के राष्ट्रपति कौन है? जेवियर माइली। ठीक है, 75 वर्षों की राजनयिक साझेदारी का जश्न मनाया गया। ठीक है, क्या क्या समझौते हुए हैं? लिथियम और शेल गैस आपूर्ति को लेकर समझौता हुआ। ठीक है, कृषि खनन के लिए समझौता हुआ, रक्षा सहयोग और व्यापार को लेकर समझौते हुए हैं। ठीक है, और दवा समझौते हुए। ठीक है, साथ ही अर्जेंटीना के राष्ट्रपति को भारत आने का निमंत्रण भी दिया गया। ठीक है, एक चीज़ और लिख सकते हैं इसमें, अर्जेंटीना कहाँ पर है? अर्जेंटीना दक्षिण अमेरिकी देश है। ठीक है, अर्जेंटीना दक्षिण अमेरिका में है। ठीक है, इसकी सीमा जो है ना, सीमा लिख लीजिएगा, बोलीविया, चिली, उरुग्वे, पराग्वे। ठीक है, लैंड लॉक्ड कंट्री नहीं है। ठीक है, एक तरफ ये अटलांटिक महासागर को भी टच करता है। ठीक है, अटलांटिक महासागर को भी टच करता है। अगला टॉपिक है, थोड़ा नीचे कर दीजिए। साहिल किनी कौन है? आरबीआई इनोवेशन हब के नए सीईओ बने हैं। ठीक है, बस इतना ही मेरे ख्याल से। ध्यान रखना, एक और नाम याद रखना होगा, राजेश बंसल की जगह ली है। ठीक है, ये जो राजेश बंसल है ना, आरबीआई इनोवेशन हब के संस्थापक सीईओ है।
ठीक है, बस इतना ध्यान रखना। एक टॉपिक और लिख लीजिए। चल, हॉलीवुड हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम से सम्मानित, फेम स्टार से सम्मानित, सम्मानित, ठीक है, याद रखो। ये सम्मान पाने वाली पहली भारतीय हैं। पहली भारतीय अभिनेत्री हैं। ठीक है, ये सम्मान कैसा है? ये मनोरंजन जगत का एक प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय सम्मान है। ठीक है? फिल्म, संगीत, टीवी, रेडियो, लाइव थिएटर के क्षेत्र में योगदान देने वाले लोगों को दिया जाता है। ठीक है, कहाँ पर दिया जाता है? हॉलीवुड बुलेवार्ड और वाइन स्ट्रीट पर। ठीक है, समझ गए? हॉलीवुड बुलेवार्ड और वाइन स्ट्रीट पर उनके नाम का एक स्टार दिया जाता है। ठीक है, ये सम्मान पूरी दुनिया में उनकी लोकप्रियता, प्रभाव, योगदान को दर्शाता है। दीपिका को 2026 वॉक ऑफ फेम क्लास के लिए चुना गया है। इनको वॉक ऑफ फेम 2026 के लिए भी चुना गया है। ठीक है, इसमें कुल 35 कलाकार शामिल हैं। इसमें हम देखेंगे तो माइली साइरस हैं, टिमोथी चालमेट हैं, एमिली ब्लंट हैं, गॉर्डन रामसे, रेचल मैकएडम्स हैं, मैरियन कोटिलार्ड, ये सब लोग इसमें शामिल हैं। 2017 में दीपिका ने हॉलीवुड में कदम रखा था। ठीक है, फिल्म आई थी ट्रिपल एक्स रिटर्न ऑफ जैंडर केज, जिसमें उन्होंने विन डीजल के साथ अभिनय भी किया। इन्होंने मेट गाला, कांस फिल्म फेस्टिवल जैसे प्रतिष्ठित वैश्विक आयोजनों में भारत का प्रतिनिधित्व भी किया है। टाइम मैगजीन ने उन्हें विश्व के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में भी शामिल किया। ठीक है, उनके बारे में याद रखना। दीपिका जो ये सम्मान पाई है वो उनके करियर के लिए ही नहीं बल्कि भारत के लिए भी सांस्कृतिक और वैश्विक पहचान का प्रतीक है। ये भारतीय अभिनेत्रियों की अंतर्राष्ट्रीय पहुंच और सम्मान का एक नया अध्याय है। ठीक है, हॉलीवुड मूवीज में भी इन्होंने काम किए हैं, है ना? चलिए, टॉपिक है हैम रेडियो संचार। ये क्या है भाई? हैम हैम रेडियो संचार, ये क्या है? भारतीय अंतरिक्ष यात्री हैं, अभी चर्चा में भी हैं। क्या नाम है? शुभांशु शुक्ला। ठीक है, इन्होंने क्या किया? अंतरिक्ष स्टेशन से हैम रेडियो का उपयोग कर देश के छात्रों से संवाद किया। ठीक है, ये होती क्या है हैम रेडियो संचार? लिख लिया था।
आगे चलें। यस सर। हैम रेडियो संचार है क्या? ये एक लाइसेंस प्राप्त रेडियो सेवा है, ठीक है। सर थोड़ा नीचे करिए। जी जी। ठीक है। एक लाइसेंस प्राप्त रेडियो सेवा है, ये रेडियो सेवा है। संचार स्थापित करने के लिए रेडियो तरंग का उपयोग करती है ये, ठीक है। संचार स्थापित करने के लिए रेडियो तरंग का उपयोग एक समर्पित आवृत्ति, एक ट्रांसीवर, एक एंटीना का उपयोग करके प्रशिक्षित हैम ऑपरेटरों द्वारा दो लाइसेंस प्राप्त हैम के बीच संचार स्थापित किया जा सकता है। जो संचार होता है ये हाइपर लोकल ग्लोबल अंतरिक्ष में हो सकता है। ये संचार कहाँ कहाँ हो सकता है? ये हाइपर लोकल भी हो सकता है ना, अंतरिक्ष में भी हो सकता है और ग्लोबल में भी हो सकता है, ठीक है। अब इससे संबंधित जो नियम है भारत में वो क्या है? भारत में क्या नियम है? भारत में नियम है कि 12 साल से अधिक आयु के बच्चे, अधिक आयु के बच्चे का किसी भी व्यक्ति को हैम रेडियो चलाने की अनुमति है, ठीक है। अनुमति है भारत में। लाइसेंस कौन जारी करता है इसके लिए? भारत में इलेक्ट्रॉनिक सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, ठीक है। शिक्षा के क्षेत्र में किसका यूज है ना। ज्ञान संबंधी उद्देश्य, आपातकालीन सेवा, एसओएस संचार के लिए भी इसका यूज किया जा सकता है। भारत में हैम रेडियो का उपयोग किया गया था भुज भूकंप के दौरान, है ना। भुज भूकंप के दौरान हुआ था। हिंद महासागर की सुनामी जब 2004 में आई थी उस समय इसका यूज हुआ था, और उत्तराखंड बाढ़ 2013 में तब यूज किया गया था। अंतरिक्ष और पृथ्वी के बीच संचार स्थापित करने के लिए हैम रेडियो को पहली बार इस्तेमाल हुआ था 1983 में, ठीक है। 1983, ओके। हो गया था। यस सर। ठीक। टॉपिक है वेरा सी रूबिन वेधशाला। ये क्या है? इसकी जो पहली तस्वीर आई है ना, मतलब इसने जो पहली तस्वीर भेजी है उसमें 10 मिलियन आकाशगंगा की फोटो है। 10 मिलियन आकाशगंगा है, हजारों नए क्षुद्र ग्रह हैं, हजारों नए क्षुद्र ग्रह हैं, और चमक बदलते तारे भी हैं वहाँ पे, ठीक है। इन सब का दृश्य दिखाया गया है। अब इस वेधशाला के बारे में बात करें तो वेधशाला है कहाँ पे? तो ये वेधशाला है सेरो पचोन पर्वत, कहाँ पड़ेगा? उत्तरी चिली में, ठीक है। सेरा पचोन पर्वत उत्तरी चिली। अब उत्तरी चिली की बात कर रहे हैं तो फिर उत्तरी चिली कहाँ है? दक्षिण अमेरिका में है,
ठीक है। इसका वित्त पोषण कौन कर रहा है? वित्त पोषण यूएस यूएस नेशनल साइंस फाउंडेशन एवं ऊर्जा विभाग। ठीक है, ये इसका वित्त पोषण कर रहा है। तकनीकी विशेषता देखें तो 8.4 मीटर लंबाई है, 8.4 मीटर। ठीक है। इसका कैमरा 3200 मेगापिक्सल है। ठीक है, 3200 मेगापिक्सल। बड़े दर्पण अद्वितीय डिजाइन है। जीवन काल इसका है 10 साल का। ठीक है, जीवन काल है 10 साल। लाभ क्या है इसका? इसका लाभ है डार्क मैटर के गुणों को समझना। गुणों को समझना। ठीक है। आकाश में परिवर्तन का अध्ययन। परिवर्तन का अध्ययन। नवीन ग्रहों की खोज में सहायक। ठीक है? नवीन ग्रहों की खोज में सहायक। घातक क्षुद्र ग्रहों का पता लगाने में मदद। लगाने में मदद। ठीक है। बाकी निकट और दूर की आकाशगंगा के वितरण का सारी चीजें रहे। ठीक है। उसी एक चीज और याद रखना, ये 2001 में प्रस्तावित था। ठीक है। नाम हुआ करता था लार्ज सिनोस्कोप सर्वे टेलीस्कोप। टेलीस्कोप। ठीक है। फिर 2019 में नाम चेंज हो गया इसका। अब नाम बदल कर क्या रख दिया गया? वेरा सी रूबिन वेधशाला। सवाल यह है कि वेरा सी रूबिन हैं कौन, या कौन थे? वेरा सी रूबिन कौन है ये? ये भैया अमेरिकी खगोल शास्त्री हैं। ठीक है, अमेरिकी खगोल शास्त्री हैं। इन्होंने ही डार्क मैटर की संकल्पना दी थी। सर्वप्रथम डार्क मैटर की संकल्पना दी थी। ठीक है। इतनी सारी चीजें आपको पता रहे। पंढरपुर यात्रा लिखिए 2025। पंढरपुर यात्रा 2025 कहाँ पर है तो भाई? नदी का नाम है चंद्रभागा। तो चंद्रभागा नदी के तट पर होता है। संप्रदाय है वारकरी संप्रदाय। वारकरी संप्रदाय। जगह आपको ये है। राज्य है महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र। भगवान विट्ठल के भक्त होते हैं। भक्त हैं वारकरी संप्रदाय। ठीक है।
भगवान विट्ठल के भक्त, वारकरी संप्रदाय के लोग। कब? आषाढ़ी एकादशी। आषाढ़ी एकादशी, ठीक। एक प्रमुख धार्मिक सांस्कृतिक यात्रा है भगवान विठोबा या विट्ठल, जो कि विष्णु भगवान के रूप में उनको समर्पित है। ठीक है, ये आप लिख सकते हैं। भगवान विष्णु को समर्पित है। ठीक है, विठोबा या विट्ठल नाम भी बोलते हैं। इसे एक और नाम दिया जाता है वारी यात्रा। वारी यात्रा भी कहते हैं। वारी का मतलब होता है वारी का अर्थ लिख लीजिएगा, एक नियमित तीर्थ यात्रा। इसमें भाग लेने वाले तीर्थयात्री वारी भक्त कहलाते हैं। जो भाग लेते हैं वो वारी भक्त होते हैं। ठीक है, वारकरी संप्रदाय भक्ति आंदोलन का हिस्सा है, जो 13वीं सदी में शुरू हुआ और जाति व्यवस्था को चुनौती देता है। ये सभी के लिए भक्ति मोक्ष का मार्ग प्रशस्त करता है। 18 जून से लेकर 10 जुलाई तक आयोजित हुई यात्रा का प्रारंभ होता है। हर साल यात्रा होती है। ठीक है, आषाढ़ के महीना में होती है, एकादशी के दिन होती है, आषाढ़ी एकादशी को। ठीक है, कहाँ? पंढरपुर। पंढरपुर कहाँ है? जिला है आपका सोलापुर। यहाँ पर दो पवित्र स्थल, एक देहू जो संत तुकाराम की पालकी है पुणे जिला में, और एक है अलंदी संत ज्ञानेश्वर की पालकी। ये भी लिखना चाहते हैं। दो पवित्र स्थलों से शुरू होता है। एक होता है देहू जगह। देहू में क्या है? संत तुकाराम की पालकी। तुकाराम की पालकी निकलती है यहाँ से और ये पड़ता है पुणे में। दूसरा है अलंदी। अलंदी से संत ज्ञानेश्वर की पालकी। ये भी कहाँ से निकलेगी? पुणे से ही निकलेगी। ठीक है, याद रहे। आप देखेंगे ना तो ये जो यात्रा है इसकी परंपरा 13वीं सदी में संत ज्ञानेश्वर और तुकाराम ने ही स्थापित की थी। ये परंपरा परंपरा में प्रमुख संत संत नामदेव, संत मीराबाई, संत एकनाथ, संत जानाबाई, संत चुखा मेला, संत सोयराबाई, ये सब इस परंपरा के प्रमुख संत हैं। इसका संस्कृत महत्व ये है कि ये यात्रा के दौरान वारकरी अभंग अभंग मतलब होता है भक्ति गीत, कीर्तन, भजन, पारंपरिक वाद्य यंत्रों के साथ चलते हैं और ये महाराष्ट्र की लोक सांस्कृतिक एकता का प्रतीक है। ठीक है, वारकरी अभंग अभंग मतलब होता है भक्ति गीत, कीर्तन, भजन, पारंपरिक वाद्य यंत्र के साथ लेकर चलते हैं ये लोग। ठीक है, सामाजिक महत्व की बात करें तो ये जाति, वर्ग, लिंग आदि से परे सभी लोग समान भाव से यात्रा में भाग लेते हैं। ये यात्रा सामाजिक समरसता, सहिष्णुता और समानता का संदेश देती है। एक जन आंदोलन की तरह है जो हर वर्ग को जोड़ता भी है ना। एक मूवी आई हुई थी, देखा नहीं होगा आप लोगों ने कभी उसे, क्योंकि वो उसमें कोई वैसी कहानी नहीं थी ना। ट्रैफिक, ठीक है, ये मूवी है। ये इसमें इस पालकी के बारे में मेरे ख्याल से दिखाया गया है लास्ट में। ये दोनों पालकी, ठीक है, एक इधर से आती है, एक इधर से आती है, दोनों यहाँ मिलती है। चलो ठीक है। एक चीज़ और, 2023-24 में क्या हुआ? महाराष्ट्र सरकार ने हरितवारी बनाने की पहल की। हरितवारी बनाने की पहल की है। हरितवारी, ग्रीनवारी, ठीक है, भारत की सबसे बड़ी पर्यावरण अनुकूल तीर्थ यात्रा में से एक है।
ये भी लिख सकते हैं। भारत की सबसे बड़ी पर्यावरणीय अनुकूल तीर्थ यात्रा, ठीक है, जिसमें प्रशासन की ओर से पानी, चिकित्सा, शौचालय, सुरक्षा की समुचित व्यवस्था होती है। इससे क्या आर्थिक प्रभाव होता है? स्थानीय व्यापार, पर्यटन, हस्तशिल्प को बढ़ावा मिलता है। लाखों तीर्थयात्री महाराष्ट्र के ग्रामीण इलाकों से होते हैं, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को बल मिलता है। ठीक है, बस इतना ही बोलता हूँ। अगला टॉपिक देखते हैं, बुल्गारिया। बुल्गारिया चर्चा में क्यों रहा है? इसे अभी यूरो मुद्रा अपनाने की अनुमति मिली है। अनुमति मिली है, और ये अनुमति दी किसने है? तो यूरोपीय संघ, ठीक है, परिषद द्वारा। ठीक है, अब यूरो मुद्रा या फिर यूरो जोन में शामिल होने वाला कौन से नंबर का देश हुआ? 21वां देश बन गया अभी। ठीक है, अब ये 21वां देश बन गया है। यूरो जोन क्या है? उन देशों का समूह है जो यूरोपीय संघ के सदस्य होते हुए भी यूरो को अपनी आधिकारिक मुद्रा के रूप में अपनाते हैं। मतलब यूरो जोन का मतलब है कि यूरोपीय संघ के सदस्य भी हैं और वो यूरो को अपनी आधिकारिक मुद्रा के रूप में स्वीकार भी कर रहे हैं। वही आपका यूरो जोन है, लिख लीजिएगा। ऐसे देशों का समूह, ऐसे देशों का समूह जो यूरोपीय संघ के सदस्य होते हुए भी, जो यूरोपीय संघ के सदस्य होते हुए यूरो को अपनी आधिकारिक मुद्रा, यूरो को अपनी आधिकारिक मुद्रा के रूप में अपनाते हैं। ठीक है, तो अभी तो हमने पढ़ा है कि बुल्गारिया 21वां देश है ना? है ना, बुल्गारिया 21वां देश है। बुल्गारिया ने यूरो अपनाने के लिए आवश्यक मास्ट्रिच मानदंड पूरे किए। जो इसने यूरो अपनाए हैं ना, उसके लिए इसने मानदंड कुछ थे जो इसने पूरे किए। जो मानदंड पूरे किए उनमें आप देखेंगे तो इसने औसतन 2.7% तक मुद्रास्फीति को नियंत्रित किया है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ है, इसका बजट घाटा 3% से नीचे आ गया है। ठीक है, बजट घाटा 3% से नीचे है। सार्वजनिक ऋण जीडीपी के 60% से कम है। दीर्घकालिक ब्याज दर नियंत्रण है। मुद्रा स्थिरता। ठीक है, तो ये हमें इतना तो इसके बारे में पता होना चाहिए। ये अपनाने की प्रक्रिया मानदंड वाला नहीं हो। अब देखिए, इसकी वर्तमान मुद्रा का क्या नाम है? जो अभी है उसका नाम है लेव। ठीक है, अब लेव को एक यूरो, एक यूरो बराबर 1 यूरो बराबर हो जाएगा 1.9583 ले, विनिमय दर पर बदला जाएगा। लेकिन 1 जनवरी 2026 से यूरो पूरी तरह लागू होगा। अब बल्गारिया के बारे में बात करें तो बल्गारिया है कहाँ? कहाँ पे है बल्गारिया? कौन से महाद्वीप में पड़ता होगा? बल्गारिया ये दक्षिण पूर्वी यूरोप में है।
ठीक है। बाल्कन देश है। बाल्कन देश है। राजधानी क्या है इसकी? ठीक है, राजधानी है सोफिया। मुद्रा है लेव। और ये यूरोपीय संघ का भी सदस्य है और नाटो का भी सदस्य है। ठीक है। इसकी सीमा किससे किससे मिलती है? सीमा, बॉर्डर की बात है तो सीमा मिलती है रोमानिया। ठीक है, रोमानिया है। उत्तरी मैसेडोनिया है। मैसेडोनिया, मैसेडोनिया। सर्बिया। मैसेडोनिया, सर्बिया। ग्रीस, तुर्की और काला सागर। ठीक है, ये इतने देश इसकी सीमा साझा करते हैं। एक महासागर भी है इसमें, काला लिखेंगे, सागर भी लिखेंगे भाई। यूरोपीय संघ क्या है? यूरोपीय संघ एक राजनीतिक आर्थिक संघ है जिसमें 27 यूरोपीय देश शामिल हैं। वो आपसी सहयोग, शांति, आर्थिक एकता, वैश्विक प्रभाव को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक साथ काम करते हैं। शुरुआत हुई थी दूसरे विश्व युद्ध के बाद से, है ना, शांति बनाए रखने के प्रयास में। औपचारिक स्थापना हुई 93 में maastricht संधि के माध्यम से। maastricht संधि यूरोपियन यूनियन से संबंधित है। ठीक है, याद रखना। इससे पहले यूरोपीय आर्थिक समुदाय कहा जाता था। मुख्यालय इसका ब्रसेल्स बेल्जियम में है। सदस्यों को नाम अगर देखेंगे तो ऑस्ट्रिया है, बेल्जियम, बल्गारिया, क्रोएशिया, साइप्रस गणराज्य है, चेक गणराज्य, डेनमार्क, इस्टोनिया, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, ग्रीस, हंगरी, आयरलैंड, इटली, लतविया, लिथुआनिया, लग्जमबर्ग, माल्टा, नीदरलैंड, पोलैंड, पुर्तगाल, रोमानिया, स्लोवाकिया, स्लोवेनिया, स्पेन और स्वीडन। ये इसमें शामिल हुए देश हैं। ठीक है, किसमें शामिल? यूरोपीय यूनियन में, यूरोपीय संघ में। ठीक है। ठीक है। जेन स्ट्रीट चर्चा में रही है। क्या ये अमेरिकी ट्रेडिंग फंड है, अमेरिकी ट्रेडिंग फर्म है। ठीक है। चर्चा में क्यों रही? सेबी द्वारा भारतीय बाजार में प्रतिबंधित किया गया है। क्यों किया गया प्रतिबंधित? आरोप रहा है भारतीय शेयर बाजार में हेर फेर करने का। ठीक है, इसी आरोप के आधार पर इसको भारतीय बाजार में प्रतिबंधित कर दिया गया। ठीक है। अगला टॉपिक है ब्राजील द्वारा प्रधानमंत्री मोदी को सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया गया। नागरिक सम्मान दिया गया। जुलाई महीने में मिलने वाला ये तीसरा सम्मान होगा, है ना? क्या चीज सही बोले? जुलाई महीने में मिलने वाला ये तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। ठीक है। नाम क्या है सम्मान का? ग्रैंड ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशनल ऑर्डर ऑफ द साउथर्न साउदर्न क्रॉस। ठीक है, ये इसका नाम है। ठीक है, नागरिक सम्मान। ये जो सम्मान है किसको दिया जाता है? केवल विदेशी राष्ट्राध्यक्षों को दिया जाता है। विदेशी राष्ट्राध्यक्षों को दिया जाता है। ठीक है। कहाँ पर दिया गया? ब्रासीलिया में दिया गया। ब्रासीलिया में दिया गया। ठीक है। किसके द्वारा दिया गया?
तो ब्राज़ील के राष्ट्रपति हैं, उनका नाम है लुइज इनासियो लूला द सिल्वा, लूला द सिल्वा। ठीक है। तो जुलाई महीने में मिलने वाला ये तीसरा किसी देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है जो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिला है। ठीक है, याद रखना। इस सम्मान के बारे में बात करें तो सम्मान की स्थापना हुई थी 1822 में। 1822 में ब्राज़ील की स्वतंत्रता के उपलक्ष्य में, ब्राज़ील की स्वतंत्रता के उपलक्ष्य में मनाया गया, स्थापना हुई थी। विदेशी व्यक्तियों को दिया जाता है जिन्होंने ब्राज़ील उसके नागरिकों के साथ मजबूत संबंध स्थापित किए। ब्राज़ील का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है जो भी सिर्फ विदेशी गणमान्य व्यक्तियों को ही मिलता है। इससे पहले और भी कुछ लोगों को मिला हुआ है। बात करें और किसको किसको मिला है। जापान के सम्राट को भी दिया गया है, नारुहितो थे, उनको मिला है ये सम्मान। ठीक है। इटली के राष्ट्रपति को भी दिया गया है, इटली के राष्ट्रपति को भी मिला है, सर्जियो मत्तारेला, सर्जियो मत्तारेला को दिया गया है। ठीक है, ध्यान रखना है। भारत ब्राज़ील के संबंध की बात करें तो दोनों देशों के बीच कई सारी बातों पर चर्चा हुई है। उसमें व्यापार और निवेश, ऊर्जा, हरित प्रौद्योगिकी, ये भी लिख लीजिए। ब्राज़ील भारत के बीच वार्ता के विषय। ठीक है। देखो, व्यापार और निवेश लगभग सबके साथ है, कुछ चीज़ें होती जो किसी के साथ होती है। ठीक है। फिलहाल व्यापार और निवेश इसके साथ भी है। ठीक है। ऊर्जा और हरित प्रौद्योगिकी, रक्षा, अंतरिक्ष सहयोग, कृषि और स्वास्थ्य विज्ञान, कृषि, स्वास्थ्य और विज्ञान क्षेत्र में। और एक और क्षेत्र है जन से जन संपर्क, पीपल टू पीपल, है ना, कॉन्टैक्ट, याद रखना है। चलिए, अब ये जो सम्मान मिला है प्रधानमंत्री को, ये कौन से नंबर का सम्मान है, तो आप ये भी लिख सकते हैं। इस जुलाई महीने में जो पहला सम्मान मिला था वो 24वें नंबर का था, दूसरा मिला था 25वें नंबर का था, और ये कितने नंबर का हो गया, ये 26वां नंबर हो गया, है ना, 26वें नंबर का है। 26वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मान मिल गया है। भारत की विदेश नीति की सफलता और प्रधानमंत्री की वैश्विक स्वीकार्यता को दर्शाता भी है ये। ठीक है। ब्राज़ील के बारे में अगर हम बात करें तो ब्राज़ील कहाँ पड़ता है, दक्षिण अमेरिकी देश है ना, ब्राज़ील दक्षिण अमेरिकी देश है, मालूम है ये तो। ब्राज़ील दक्षिण अमेरिका में है ना। ठीक है। इसका आधिकारिक नाम क्या है, आधिकारिक नाम है फेडरेटिव रिपब्लिक ऑफ ब्राज़ील, ब्राज़ील। राजधानी है ब्रासिलिया, सबसे बड़ा शहर है साओ पाउलो। यहाँ पर भाषा कौन कौन सी बोली जाती है, भाषा बोली जाती है पुर्तगाली। ठीक है, पुर्तगाली बोली जाती है यहाँ पर, और ब्रैकेट में लिख लीजिएगा जरूर, इकलौता लैटिन अमेरिकी देश, इकलौता लैटिन अमेरिकी देश जहाँ पुर्तगाली बोली जाती है। ठीक है, इकलौता लैटिन अमेरिकी देश जहाँ पुर्तगाली बोली जाती है। एरिया के हिसाब से, क्षेत्रफल के हिसाब से देखा जाए तो ये विश्व का 5वां सबसे बड़ा देश है ना, क्षेत्रफल के हिसाब से विश्व का 5वां सबसे बड़ा देश है। तो इससे बड़े 4 देश कौन कौन से हैं, इससे बड़े 4 देश में रूस है, कनाडा है, चीन है, अमेरिका है। फिर आता है ब्राज़ील, 6वें नंबर पर आता है ऑस्ट्रेलिया, और 7वें पर अपना भारत है। ठीक है। इससे सीमा साझा करने वाले देश कौन कौन से हैं, इसकी सीमा पर कौन कौन से देश हैं, तो देख सकते हैं हम लोग। फ्रेंच गुयाना है, फ्रेंच गुयाना है, सूरीनाम है, सूरीनाम है, गुयाना है, फ्रेंच गुयाना अलग अलग है। ठीक है। फिर वेनेजुएला है, वेनेजुएला,
फिर आप देखेंगे कोलंबिया है, फिर देखेंगे पेरू है ना। कोलंबिया के बाद पेरू, पेरू के बाद देखेंगे तो बोलीविया बोलीविया है, फिर पराग्वे है, अर्जेंटीना है और उरुग्वे है। ठीक है। ठीक है, याद है भाई, इतने सारे। चलिए, इतनी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। ठीक है, चलिए। यूएई चर्चा में रहा है, क्या नाम है? संयुक्त अरब अमीरात। या फिर एक काम करें, छोड़ो इसे, ये नहीं टॉपिक बनाएंगे। टॉपिक बनेगा नामांकन आधारित गोल्डन वीजा योजना। गोल्डन वीजा योजना, ठीक है। नामांकन आधारित गोल्डन वीजा योजना, ठीक है। किसके लिए शुरू किया गया? भारत और बांग्लादेश के लिए। ठीक है, भारत और बांग्लादेश के लिए शुरू किया गया है। ठीक है, एक तो ये याद रखना है। किसके द्वारा शुरू किया गया? संयुक्त अरब अमीरात द्वारा। अमीरात, जिसको यूएई बोलते हैं, द्वारा शुरू किया गया है क्या ये? होता क्या है? एक प्रकार का निवास वीजा होता है। निवास वीजा होता है, ध्यान रखना, जो किसी व्यक्ति को एक देश में लंबी अवधि तक निवास करने की अनुमति देता है। लंबी अवधि तक निवास करने की अनुमति देता है। ठीक है। इसको प्राप्त करने के लिए किसी व्यक्ति को उच्च शिक्षा, काम करने के लिए प्रस्ताव पत्र या अधिक मात्रा में निवेश करने की जरूरत होती है। कुछ देश गोल्डन पासपोर्ट भी देते हैं, जो निवेश के बदले नागरिकता प्रदान करते हैं। गोल्डन वीजा और गोल्डन पासपोर्ट में अंतर है। गोल्डन पासपोर्ट जो लोग देते हैं, वो निवेश के बदले नागरिकता देते हैं। ठीक है। यूएई का जो ये प्रोग्राम है, इसके बारे में बात करें तो बिना किसी स्थानीय प्रायोजक की जरूरत के लंबी अवधि के लिए निवास की अनुमति है। ठीक है, इसमें क्या है? बिना किसी स्थानीय प्रायोजक के, प्रायोजक मतलब स्पॉन्सर, लंबी अवधि कितनी? 5 से 10 साल अवधि के लिए निवास, ठीक है, करने की अनुमति देता है। इससे क्या कर सकता आदमी? यूएई में रह सकता है, काम कर सकता है, पढ़ भी सकता है, व्यवसाय भी कर सकता है इस वीजा के माध्यम से। यूएई के बिजनेस और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने का एक तरीका है। ठीक है, ये क्या है? यूएई के बिजनेस और आर्थिक विकास, को बढ़ावा देने का तरीका है। ठीक है, पात्रता क्या होगी? एक तो निवेशक या उद्यमी जो कम से कम 20 लाख दिरहम, लगभग 4.67 करोड़ रुपए का बिजनेस या रियल एस्टेट में निवेश करें। ठीक है, या फिर 5 लाख दिरहम, लगभग 1.17 करोड़ से अधिक मूल्य का कोई प्रोजेक्ट शुरू करें। ठीक है, उनको मिलेगा। दूसरा है विशेष प्रतिभा वाले लोगों को मिलेगा। विशेष प्रतिभा में कौन? डॉक्टर हैं, वैज्ञानिक हैं, इंजीनियर हैं, है ना, इन सबको, जो विज्ञान में पीएचडी धारक हैं, उनको भी मिलेगा। तो हम लिख सकते हैं 2 मुख्य श्रेणी में दिया जाएगा। इसकी 2 मुख्य श्रेणियां लिख लीजिए। कौन कौन सी? एक तो मिलेगी निवेशक या उद्यमी को, और कौन से होंगे वो? कम से कम 20 लाख दिरहम, ठीक है, का बिजनेस अगर कोई करना चाह रहा है,
या रियल एस्टेट में निवेश करना चाहता है उसके लिए है, ठीक है। और दूसरा ये है निवेशक उद्यमी में ही 5 लाख 5 लाख दिरहम से अधिक कोई प्रोजेक्ट जो चला रहा है उसके लिए विशेष प्रतिभा वालों को भी दिया जाएगा। विशेष प्रतिभा में देखेंगे तो इसमें डॉक्टर हैं, वैज्ञानिक हैं और इंजीनियर इंजीनियर या फिर विज्ञान में पीएचडी धारक, ठीक है, विज्ञान में पीएचडी धारक उन्हें दिया जाएगा, ठीक है। संस्कृति कला आविष्कार क्षेत्र में रचनात्मक लोग हों उनको दिया जाएगा। कार्यकारी निवेशक एथलीट ईवीआई की प्राथमिकता वाले वैज्ञानिक क्षेत्रों के विशेषज्ञ होंगे तो उनको भी दिया जाएगा। विशेष प्रतिभा में आप लिख सकते हैं संस्कृति कला आविष्कार क्षेत्र में, ठीक है, आविष्कार क्षेत्र में लगने वाले लोग को मिलेगा, ठीक है। फिर इसके अलावा निदेशक जो कार्यकारी निदेशक होते हैं उनको दिया जाएगा, एथलीट हों उन्हें दिया जाएगा, या फिर यूएई की प्राथमिकता वाले वैज्ञानिक क्षेत्र, प्राथमिक क्षेत्र ठीक है, प्राथमिकता वाले वैज्ञानिक क्षेत्र। और भी कोई है हाई स्कूल या विश्वविद्यालय में उत्कृष्ट छात्रों को भी उत्कृष्ट छात्र को भी, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत। इसकी प्रमुख विशेषता के रूप में अगर देखेंगे तो आजीवन निवास है, निवेश की जरूरत नहीं है, अगर कोई लेता है तो उसको निवेश की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक पायलट प्रोजेक्ट है, ठीक है। ये योजना केवल भारत बांग्लादेश के लिए शुरू की गई है। अगले 3 महीनों में ये 5,000 से अधिक भारतीयों के आवेदन की उम्मीद भी है। आवेदन प्रक्रिया की बात करें तो आवेदकों को दुबई जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वे अपने देश में ही वन वैस्को सेंटर के माध्यम से प्री अप्रूवल ले सकते हैं। अच्छा एक संस्कृति कल के बाद क्या लिखा है सर? हैं? विशेष प्रतिभा में सर लिखा है ना संस्कृति का उसके बाद? संस्कृति कला है, ये कला है, ये आविष्कार है। चलिए, शब्द है डच डिजीज। डच डिजीज क्या होता है? ये क्या है? एक आर्थिक घटना है, आर्थिक घटना है, ठीक है, ये याद रखना। अगले पॉइंट में लिखिएगा किसी देश के एक आर्थिक क्षेत्र में, किसी देश के एक आर्थिक क्षेत्र में अप्रत्याशित वृद्धि, ठीक है। फायदा क्या होता है? फायदा लिख लीजिएगा अन्य निर्यात उन्मुख क्षेत्रों, निर्यात उन्मुख क्षेत्रों के उत्पाद कम प्रतिस्पर्धी, कम प्रतिस्पर्धी, ठीक है। अगला पॉइंट भी लिख लीजिएगा अक्सर इसे अक्सर प्राकृतिक संसाधनों के अभिशाप के रूप में देखा जाता है, ठीक है। हो गया। एक और पॉइंट लिख लीजिए प्रचुरता के बावजूद
अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। प्रचुरता के बावजूद समग्र अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। एक बार फिर से बोल दीजिए। प्रचुरता के बावजूद समग्र अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। हो गया। अगला पॉइंट लिखिएगा, भारत में मातृ मृत्यु दर। ठीक है, भारत में मातृ मृत्यु दर की स्थिति के बारे में देखेंगे तो 2017 से 19 के बीच में ये 103 हुआ करती थी, जो 2019 से 21 के बीच में कितना हुआ, 93 हो गया। 103 से 93 हो गया। ठीक है, याद रखना। इसमें क्या किया गया, मातृ मृत्यु प्रति 1 लाख जीवित जन्मों पर मातृ मृत्यु का अनुपात। अच्छा, मातृ मृत्यु दर होता क्या है ये भी लिख लीजिए। प्रति 1 लाख जीवित जन्मों पर मातृ मृत्यु का अनुपात। सर फिर से बोलिए, क्या बोलिए? प्रति 1 लाख जीवित जन्मों पर मातृ मृत्यु दर का अनुपात। ठीक है, राज्यवार अगर हम देखेंगे, राज्यवार में राज्यों को 3 श्रेणी में बांटा गया। ठीक है, कौन कौन सी 3 श्रेणियां हैं? 3 श्रेणी कौन कौन सी हैं? तो पहला है सशक्त कार्रवाई समूह। ठीक है, यहाँ पे क्या है, मातृ मृत्यु दर उच्च है। इसमें कौन कौन राज्य आएंगे तो लिख लीजिएगा, बिहार, झारखंड, एमपी, छत्तीसगढ़, ओडिशा, फिर राजस्थान, यूपी, उत्तराखंड, आसाम। ठीक है, दूसरा है दक्षिण के राज्य। यहाँ पर निम्न मातृ मृत्यु दर है। इसमें आपका आएगा आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु। ठीक है, याद रखना। अन्य राज्य बाकी अन्य में आ जाएंगे। ठीक है, ध्यान रहे। कारण क्या है इसके, शैक्षिक स्तर का निम्न होना है ना, वित्तीय स्थिति कमजोर है, स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच की समस्या है ना, अस्पताल में विशेष देखभाल शुरू करने में विलंब कर देते हैं, कुशल स्वास्थ्य कर्मियों की कमी है, विशेष रूप से प्रसूति विशेषज्ञ, एनेस्थेटिस्ट और धात्री, ब्लड बैंकों की भी कमी है इसमें, गर्भावस्था, प्रसव के दौरान उच्च रक्तचाप संबंधी विकार, अवांछित गर्भधारण, नकली डॉक्टर द्वारा गर्भपात या परिपक्व तकनीकी, है ना। और कुछ राज्यों में देखें तो मलेरिया है, क्रोनिक मूत्रपथ संक्रमण है, तपेदिक जैसी संबंधित बीमारियों वाले उच्च जोखिम कारक होते हैं, कारक इसके लिए जिम्मेदार हैं। ठीक है, बात समझे? ठीक है, टॉपिक है डनास। टाइफून डनास कहाँ पर आया है? इसने ताइवान में भारी तबाही मचाई है। ठीक है, ताइवान और पूर्वी एशिया में
ठीक है। भारी तबाही मचाई है इसने। 2 की मौत हुई है, 5 से ज़्यादा लोग घायल हुए हैं, ठीक है। ध्यान रखना है। ये आया कहाँ पे होगा? ज़ाहिर-सी बात है, ताइवान को प्रभावित किया है, प्रशांत महासागर में ही आया होगा, ठीक है। प्रभावित होने वाले जो क्षेत्र हैं उसमें फिलीपींस, ताइवान, पूर्वी चीन प्रभावित हुई, ठीक है। ये याद रखना। इसमें तेज़ हवा और बारिश भी हुई है, अच्छी खासी, ठीक है। ये हमें ध्यान रखना है। ये आया था प्रशांत महासागर में, ये याद रखना है, ठीक है। और बताया जा रहा है ना कि मौसमी गड़बड़ी से विकसित हुआ है। मौसमी गड़बड़ी से विकसित हुआ है, ठीक है। कहाँ पर? हांगकांग से 550 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में, दक्षिण पूर्व में। अन्य नाम देखेंगे तो फिलीपींस द्वारा इसको नाम दिया गया है बिसिंग, ठीक है। टाइफून बिसिंग नाम दिया गया है इसको, ठीक है। यहाँ पर आया था, प्रशांत क्षेत्र में था, इस वजह से इसको टाइफून कहा गया, ठीक है। अमेरिका महाद्वीप में क्या बोलते हैं इसको? टाइफून लिखे ना, वहाँ पर हरिकेन बोलते हैं, ठीक है। और टाइफून कहाँ बोलते हैं? टाइफून बोलते हैं जापान और फिलीपींस में। टाइफून हम सब पढ़े हैं ना, जो तूफान होते हैं, टाइफून आता है, हरिकेन आता है, विली विली आता है, ये सब आता है ना। तो टाइफून बोला जैसे जाता है यहाँ इस वाले क्षेत्र में, हरिकेन बोलते हैं अमेरिका में, ठीक है। याद रखना। ये क्या था? एक चक्रवात था। इस चक्रवात के बारे में हम पहले भी बात किए हुए हैं। ये तेज हवा और भारी वर्षा के लिए जाने जाते हैं। उत्पत्ति के आधार पर इनका अलग अलग नाम होता है, ठीक है। हरिकेन अमेरिका महाद्वीप में बोलते हैं, इसको हम बताए भी हैं कि कैरिबियन सागर और अटलांटिक में, कैरिबियन और अटलांटिक महासागर में बोलते हैं इसको हरिकेन। टाइफून कहाँ बोला जाता है? टाइफून बोला जाता है चीन सागर और प्रशांत महासागर में। इसी को टॉर्नेडो भी बोलते हैं। टॉर्नेडो कहाँ बोला जाता है? टॉर्नेडो बोलते हैं पश्चिमी अफ्रीका, अफ्रीका और यूएसए में, ठीक है। तो विली विली कहाँ कहा जाता है इसको? विली विली ऑस्ट्रेलिया में। उत्तरी पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। और उष्णकटिबंधीय चक्रवात भी कहा जाता है इसको, और ये हिंद महासागर में, ठीक है। ये सारे के सारे ये भी उष्णकटिबंधीय चक्रवात हैं। ये जितने हमने नाम बताए हैं, टाइफून, टॉर्नेडो, हरिकेन, विली विली, ये सब क्या है? उष्णकटिबंधीय चक्रवात होते हैं, ठीक है। उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की जो उत्पत्ति होती है वो उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में, ये हो गया यहाँ तक, यस सर। ठीक है। उष्ण कटिबंधीय चक्रवात, इनकी उत्पत्ति होती है 8 से 15 डिग्री उत्तरी व दक्षिणी गोलार्ध में, ठीक है। याद रखना है, मतलब
अक्षांश याद रखना। कहाँ पर उत्पन्न होते हैं? महासागर के पश्चिमी भाग में। महासागर के पश्चिमी भाग में, ठीक है। मतलब जहाँ पर उत्पन्न होंगे वहीं पर ज़्यादा तेज भी होंगे, है ना, जाहिर सी बात है। उत्तरी गोलार्ध में इनकी दिशा, उत्तरी गोलार्ध में कैसी होती है इनकी दिशा? वामावर्त। और दक्षिणी गोलार्ध में कैसी होती है? दक्षिणावर्त, है ना। इसको बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज और इसको बोलते हैं क्लॉकवाइज, ठीक है, तो याद रखना। और अगर प्रति चक्रवात के बारे में जब बात होगी तो वो उत्तरी गोलार्ध में हो जाएगा दक्षिणावर्त और दक्षिणी गोलार्ध में हो जाएगा उत्तर वामावर्त, ठीक है। निर्माण का कारक देखें, अगर भूगोल में पढ़े हैं इस वर्षन से, निर्माण के कारक में समुद्री तापमान कितना होना चाहिए? 27 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस। 27 डिग्री सेंटीग्रेड हो पानी का तापमान या फिर उससे ज़्यादा का होना चाहिए। फिर दूसरी चीज़, मध्य क्षोभ मंडल में उच्च नमी होनी चाहिए, जरूरी है। हवा की औसत गति 120 किलोमीटर प्रति घंटा, 120 किलोमीटर प्रति घंटा होनी चाहिए। घोरडन के लिए क्या चाहिए इसको? कोरियोलिस बल की उपस्थिति, ठीक है। और निम्न दबाव क्षेत्र, निम्न दबाव क्षेत्र इतने का होना जरूरी है, ठीक है, चक्रवातों के लिए। नीरज चोपड़ा चर्चा में रहे। नीरज चोपड़ा चर्चा में रहे हैं। चर्चा में क्यों रहे? इन्होंने पहला नीरज चोपड़ा क्लासिक 2025 जीता है, इसलिए चर्चा में रहे, ठीक है। पहला नीरज चोपड़ा क्लासिक 2025 जीते हैं, इसलिए चर्चा में रहे, ठीक है। मतलब पहला संस्करण है इनका, ठीक है। और ये कहाँ पर जीते हैं? बेंगलुरु में, बेंगलुरु में, ठीक है। इन्होंने जो भाला फेंका है 86.18 मीटर, इतने की विजय थ्रो इन्होंने की है। पहला संस्करण था, कहाँ पर आयोजित था ये? श्री कांतिरावा स्टेडियम, कांतिराव स्टेडियम कहाँ पड़ता है ये? बेंगलुरु में, ठीक है। वहीं पर इन्होंने ये जीता है। ये जो इन्होंने जीता है पहला नीरज चोपड़ा क्लासिक 2025, इसको लिख सकते हैं बेस्ट एथलेटिक्स गोल्ड लेवल सीरीज का हिस्सा, ठीक है। ये भी लिख लीजिएगा इसी में, ठीक है। और भी लोग यहाँ पे विजेता रहे हैं। अन्य में बात करेंगे तो एक नाम है जूलियस येगो, ये कहाँ के हैं? केनिया के हैं, ठीक है। इन्होंने कितना दूर तक फेंका था? 84.51 मीटर, ठीक है। कौन है ये? पूर्व विश्व चैंपियन रहे, पूर्व विश्व चैंपियन रहे हैं, ठीक है। इनको दूसरा स्थान मिला था, सेकंड आए हैं, मतलब फर्स्ट तो नीरज चोपड़ा आए, सेकंड पे ये आए। एक दूसरा नाम और भी है, रोमेश पथरेज, पथरेज ये कहाँ के हैं? ये श्रीलंका के रहने वाले हैं,
ठीक है। इन्होंने फेंका है 84.34 मीटर। ठीक है, तीसरे स्थान पर है। ठीक है ना, ये तीसरे स्थान पर है। ठीक है, इन तीनों में से श्रेष्ठ खिलाड़ी कौन बने? नीरज चोपड़ा। याद रखना। अभी जो नीरज चोपड़ा क्लासिक है उन्हीं के नाम पे शुरू की गई है। नीरज चोपड़ा के ही नाम पे शुरू की गई है। भारत की पहली अंतर्राष्ट्रीय एथलेटिक्स प्रतिस्पर्धा है ये। ठीक है, ये जो गेम है ना, ये क्या है? अंतर्राष्ट्रीय एथलेटिक्स प्रतिस्पर्धा है, वो भी भारत की पहली है। ठीक है, याद रखना है। क्यों शुरू किया गया है? शुरू इसलिए किया गया है कि भारत में ट्रैक और फील्ड खेलों को प्रोत्साहित किया जा सके। ठीक है, याद रखना है। लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। ये भारत की पहली अंतर्राष्ट्रीय एथलेटिक्स प्रतिस्पर्धा। ठीक है, तो ये याद रखना चाहिए। और फिर उसके बाद ट्रैक और फील्ड खेल को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से शुरू हुआ है। ठीक है, चलिए अगला टॉपिक है केरल का पहला स्किन बैंक। स्किन बैंक, ठीक है, कहाँ पर है ये? तिरुवनंतपुरम में है। ये केरल की राजधानी भी है ना। इसका पुराना नाम त्रिवेंद्रम है, नया नाम तिरुवनंतपुरम है, केरल की राजधानी है क्या वैसे ये? तो जले हुए मरीजों के लिए, जले हुए मरीजों के लिए जीवनदायिनी पहल है ये। ठीक है, और कहाँ पर है ये पता है? तिरुवनंतपुरम में है। आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं मेडिकल कॉलेज अस्पताल, सरकारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल, सरकारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल। ठीक है, याद रखें। उद्घाटन किसने किया है? उद्घाटन कब हुआ है? तो विश्व प्लास्टिक सर्जरी दिवस के अवसर पर, दिवस के अवसर पर इसका उद्घाटन किया। ठीक है, लागत वगत की बात करें तो 6.75 करोड़ रुपए की लागत आई है। ये क्या करेगा? दान की गई त्वचा को संग्रहित करेगा, जिसे जले हुए रोगियों के उपचार में प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, इससे फायदा ये होगा कि दर्द हो या संक्रमण का खतरा वो सब कम होगा, है ना, और उपचार की प्रक्रिया भी तेज होगी। त्वचा दान कैसे मदद करता है उपचार में? त्वचा दान का उपचार में प्रयोग कैसे होगा? ये संक्रमण से बचाती है, संक्रमण से बचाती है, घाव भरने में मदद करती है, मदद करती है, दर्द को कम करती है, कम करती है, और सर्जिकल रिकवरी को बेहतर बनाती है, बेहतर बनाती है। ठीक है, एक तरीके से हम ये बोल सकते हैं कि जो ये त्वचा दान है आपका, या फिर जो स्किन बैंक है, ये क्या करते हैं? गंभीर रूप से झुलसे हुए मरीजों के लिए अस्थायी
के बारे में लिख लीजिएगा। गंभीर रूप से झुलसे हुए मरीजों के लिए अस्थायी बायोलॉजिकल ड्रेसिंग का काम करती है। ड्रेसिंग का काम करती है। ठीक है, यहाँ तक हुआ। ठीक, एक संस्था है के सुप्तो। यहाँ तक हो गया, आगे चलिए। थोड़ा सा इसमें संस्था का नाम है के सुप्तो। क्या है ये? इसने ना स्किन बैंक को मंजूरी दी है। मंजूरी दी है। मंजूरी दी है। पूरा नाम क्या है इसका? तो नाम है केरल स्टेट ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसका पूरा नाम है। ठीक है, ये याद रखना है। अब एक तो यहाँ पर तिरुवनंतपुरम सरकारी अस्पताल में अभी एक दूसरा भी स्किन बैंक बनाने की बात चल रही है केरल में, और जो दूसरा बनेगा वो बनेगा कोट्टायम मेडिकल कॉलेज में। ठीक है, ध्यान रखना। अन्य जगह पर में अब जहाँ पे योजना बनाई जा रही है उसका नाम है कोट्टायम मेडिकल कॉलेज। ठीक है, हम बर्न केयर यूनिट्स की बात करें। बर्न केयर यूनिट्स की बात करें तो ये कहाँ कहाँ पर है? अलप्पुझा, इतना नहीं हो सकता पूछा जाएगा। अलप्पुझा, कोल्लम और कन्नूर में बर्न केयर यूनिट। ठीक है, मेडिकल कॉलेज में यहाँ सब इस क्या बोलते हैं प्लास्टिक सर्जरी का भी काम शुरू किया गया है। ठीक है। सर अभी के बाद क्या लिखी है? क्या और चीज़? बने के यूनिट में इसके आगे अलप्पुझा। पूजा है। अलप्पुझा, हाँ। सर पूजा लिखे हैं, झूसा है। अलप्पुझा, अलप्पुझा है, झा झा से झंडा। अच्छा ठीक है। ठीक है, चलिए। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत है क्या? नहीं सर। ठीक है। नहीं सर। ठीक है, सर ये सारे आंध्र प्रदेश में पड़ेगा। केरल में पड़ेगा कि आंध्र प्रदेश में? कर्नूल। कर्नूल। ठीक है, अगला टॉपिक है स्मार्ट सिटी मिशन। स्मार्ट सिटी मिशन चर्चा में क्यों रहा है? इसके 10 वर्ष पूरे हुए। 10 वर्ष पूरे हुए हैं, इसलिए चर्चा में रहा। ठीक है, कब पूरा हुआ है? 25 जून को पूरा हुआ। ठीक है, 25 जून को पूरा हुआ है। इसमें सर्वाधिक शहर कहाँ पर है? सर्वाधिक शहर हैं उत्तर प्रदेश में। ठीक है, उत्तर प्रदेश में। और दूसरे स्थान पर है आपका तमिलनाडु। ठीक है, स्मार्ट सिटी के मामले में उत्तर प्रदेश सबसे आगे, दूसरे पर तमिलनाडु है। ठीक है,
था क्या वैसे ये स्मार्ट सिटी मिशन? इसके बारे में अगर बात करें तो स्मार्ट समाधानों के उपयोग के माध्यम से सामाजिक, आर्थिक, भौतिक और संस्थागत आधारों पर व्यापक कार्य करके आर्थिक विकास और जीवन स्तर में सुधार लाने पर केंद्रित है। ठीक है। स्मार्ट सिटी होते क्या है? सवाल ये है। तो इसकी कोई परिभाषा नहीं है। ठीक है। कोई मानक परिभाषा स्मार्ट सिटी की नहीं है। और इसलिए नहीं है ना, क्योंकि प्रत्येक शहर की आवश्यकता और उनके संदर्भ अलग अलग होते हैं। ठीक है। तो ये चीज़ भी याद रखना चाहिए। स्मार्ट सिटी की कोई मानक परिभाषा नहीं है। नहीं। और नहीं है क्यों? क्योंकि हर एक शहर की ज़रूरतें अलग अलग होती हैं, है ना? उनके मायने भी अलग अलग होते हैं, इसलिए। ठीक है। लेकिन भारत में अगर बात होगी तो भारत में छः मूलभूत सिद्धांत हैं स्मार्ट सिटी के। भारत में छः मूलभूत सिद्धांत हैं। कौन कौन से? ये लिख लीजिएगा। एक तो है नागरिक भागीदारी। नागरिक भागीदारी। स्मार्ट सिटी प्रस्ताव में नागरिकों की आकांक्षाओं को शामिल किया जाता है, पहली चीज़। दूसरा दूसरा सिद्धांत है टिकाऊ विकास। टिकाऊ विकास। पर्यावरणीय और सामाजिक दृष्टिकोण से पर्यावरणीय और सामाजिक दृष्टिकोण से दीर्घकालिक विकास। तीसरा सिद्धांत है स्मार्ट समाधान। स्मार्ट समाधान। इसका क्या मतलब है? स्मार्ट समाधान का मतलब है प्रौद्योगिकी और नवाचार का उपयोग करके शहरी चुनौतियों का समाधान करना, है ना? बात समझे? फिर एक आता है, अगला है आर्थिक आर्थिक समावेशिता। आर्थिक समावेशिता ये क्या है? सभी वर्गों के लिए अवसरों का सृजन करता है। ठीक है। ठीक है ना? आर्थिक समावेशिता क्या है? सभी वर्गों के लिए अवसरों का सृजन करती है। अगला संस्थागत ढांचा। संस्थागत ढांचा क्या है? इसका मतलब है प्रभावी प्रशासन और प्रबंधन के लिए मजबूत संस्थागत संरचना भी होनी चाहिए। और इसका लास्ट जो सिद्धांत है वो है क्षेत्र आधारित विकास। क्षेत्र आधारित विकास। ठीक है। इसमें क्या है? विशिष्ट क्षेत्रों में केंद्रित विकास परियोजनाएं। अब अगर हम सब बात करें स्मार्ट सिटी मिशन की। स्मार्ट सिटी मिशन की तो शुरू कब हुआ था ये? शुरू हुआ है 25 जून 2015 को शुरू किया गया, है ना? शुभारंभ हुआ। इसके लिए जो बजट आवंटित हुआ था वो कितना था? तो वो 47,652 रुपए का बजट था इसका। ठीक है। ध्यान रखना। अच्छा, ये खर्च क्या पूरा हो गया है? तो अभी हम आपको बताएं 31 मार्च 2025 तक की स्थिति के बारे में अगर हम बताएं तो 100 शहर और इसका परिव्यय करीब 99.44%। ठीक है। ध्यान रखना। इस मिशन का उद्देश्य क्या रहा है? वही जो अभी इसके सिद्धांत बताए ना, वही सारी चीज़ें आप याद रख सकते हैं। वैसे इस मिशन के उद्देश्य में शहरों को एक ऐसी आधारभूत संरचना प्रदान करना जो स्वच्छ और टिकाऊ पर्यावरण के साथ साथ नागरिकों को बेहतर जीवन गुणवत्ता भी प्रदान कर सके। ठीक है। ओके। इसके उद्देश्यों में अगर हम बात करेंगे तो इसका उद्देश्य है आधारभूत संरचना का विकास। आधारभूत संरचना का विकास, स्वच्छ एवं टिकाऊ पर्यावरण। ठीक है।
जहाँ पर नागरिकों के लिए बेहतर जीवन, स्मार्ट समाधान के माध्यम से आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य, है ना, सुरक्षा, इन सब चीज़ें उपलब्ध। ओके। उद्देश्य है इसका आर्थिक विकास भी, आर्थिक विकास भी इसका उद्देश्य है। फिर इसका उद्देश्य है प्रतिकृति मॉडल, प्रतिकृति मॉडल मतलब बाकी शहरों के लिए प्रेरणा स्रोत। ठीक है। इसमें 100 शहरों को चयनित किया गया था, 2 चरणों के माध्यम से किया गया। पहले चरण में राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के शहरों का नामांकन हुआ। दूसरे में शहरों ने अपना स्मार्ट सिटी प्रस्ताव बताया। ठीक है। इसमें 5,000 से अधिक परियोजनाएं शामिल थीं, जिनका कुल मूल्य 2 लाख करोड़ रुपए से अधिक था। कितनी योजनाएं हैं? 5,000 परियोजनाएं हैं। ठीक है। और 5,000 परियोजना क्या हो सकती है सोचने वाली बात है। नाली वाली ठीक ठाक करना, है ना, ये भी तो इसी परियोजना का हिस्सा होगी। नाला को साफ सफाई रखना, है ना। अगर कोई नदी गुजर रही तो उसका ध्यान रखना, प्रबंध करना कि ताकि बाढ़ वाढ़ ना आ सके। सड़क, है ना, सड़क में भी चैम्बर पड़ेगा, है ना, लाइट, वाईफाई, यही सब चीज़ें। और क्या होगा? परिवहन, बस समझे, रेलवे, मेट्रो, स्कूल, हॉस्पिटल, पार्क, ऐसी चीज़ें होंगी सब शामिल। 5,000 परियोजनाएं ऐसे नहीं है ना, ये याद रखना। चलिए, एक चीज़ और लिख सकते हैं, या जो मिशन का कार्यान्वयन है वो शहर स्तर पर एक विशेष प्रयोजन वाहन के माध्यम से किया जाता है। कार्यान्वयन विशेष, सॉरी, प्रयोजन वाहन के माध्यम से किया जाता है। ठीक है, ध्यान रखना है। इसमें 8,067 परियोजना शामिल थी। 7,555 परियोजना कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है। अभी तक निवेश हुआ है 1,51,361 करोड़ का निवेश हो चुका है इसमें अभी तक में। ठीक है। उसके अलावा 13,043 करोड़ रुपए की 512 परियोजना अभी चरण में चल रही है। ठीक है। जो 100 शहर थे उसमें आप देखेंगे तो एकीकृत कमांड और नियंत्रण केंद्र भी स्थापित किए गए हैं। उनका काम क्या है? उनका काम है इस, सॉरी, डाटा संचालित निर्णय लेने में मदद करना। ठीक है। छोड़ो, बस इतना बहुत। अच्छा, क्वांटम कंप्यूटिंग क्या होती है? क्वांटम कंप्यूटिंग, क्वांटम कंप्यूटिंग क्या है ये? क्वांटम यांत्रिकी के सिद्धांत का प्रयोग करती है, किस सिद्धांत का प्रयोग करती है? ठीक है। अब है क्या क्वांटम यांत्रिकी क्या है? तो आप इसमें 2 नाम देख सकते हैं। एक नाम है आपका सुपरपोजिशन और दूसरा है एंटेंगलमेंट। एंटेंगलमेंट, ये 2 क्वांटम यांत्रिकी हैं। पारंपरिक कंप्यूटर से अलग कैसे है ये? कंप्यूटर से अलग कैसे है? जो पारंपरिक कंप्यूटर है ना, वो बिट्स का प्रयोग करते हैं। ठीक है, बिट्स का प्रयोग करते हैं। और जो क्वांटम है ये क्यूबिट्स का उपयोग करता है। क्यूबिट्स का उपयोग करता है। क्यूबिट्स का मतलब क्या हुआ?
शून्य और एक दोनों हो सकते हैं क्यूबिट से। ठीक है, चलिए। नाम है जेनिफर सिमंस। जेनिफर सिमंस कौन है ये? जेनिफर सिमंस तो सूरी नाम की पहली महिला राष्ट्रपति है ये। सूरी नाम की पहली महिला राष्ट्रपति है। ठीक है, वैसे इनका पूरा नाम है डॉक्टर जेनिफर गेरलिंग्स सिमंस। ठीक है, और सर्वसम्मति से बनी है ये, समझे? सर्वसम्मति से इनको बनाया गया है। कब से कब तक कार्यकाल रहेगा इनका? कार्यकाल है इनका 2025 से 2030 तक के लिए इनको नियुक्त किया गया है, इनको निर्वाचित किया गया है। ठीक है, सूरीनाम में संसदीय चुनाव हुआ था। किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला, ये भी याद रखना है। सूरीनाम संसदीय चुनाव में किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला। ठीक है, जो पुराने वाले राष्ट्रपति थे उनकी पार्टी थी नेशनल डेमोक्रेटिक पार्टी एनडीपी, उसको 18 सीट मिली। लेकिन जो वही प्रमुख विपक्षी दल था प्रोग्रेसिव रिफॉर्म पार्टी, उसने 18 सीट जीती थी। एनडीपी ने अन्य 5 छोटे दलों के साथ मिलकर 34 सीट का बहुमत हासिल किया, जो कि जरूरी है 2/3 बहुमत। उसके बाद इनको राष्ट्रपति बना दिया गया। डॉक्टर है ये डॉक्टर हैं, राजनेता भी हैं। इनकी पार्टी का नाम लिख लो। इनकी पार्टी कौन सी है? तो नेशनल डेमोक्रेटिक पार्टी, नेशनल डेमोक्रेटिक पार्टी। ठीक है, अध्यक्ष भी रही हैं ये, संसद की अध्यक्ष रही हैं 2010 से 2020 में। एनडीपी की भी अध्यक्ष रही हैं 2024 से अभी तक चल ही रही हैं। विशेष उपलब्धि में हम याद रख सकते हैं कि सूरीनाम की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। ठीक है, यहाँ तक हो गया। किसी कोई दिक्कत? बोलो। नहीं ठीक, सर। सूरीनाम के बारे में थोड़ा सा लिख लेते हैं, उसके बाद रुकते हैं। सूरीनाम, इसकी राजधानी क्या है? पारामारिबो। पारामारिबो। ठीक है, मुद्रा क्या है यहाँ की? तो सूरीनामी डॉलर। इसकी सीमा किससे किससे मिलती है? सीमा पर इसके देखेंगे तो गुयाना है, गुयाना पश्चिम में है। ठीक है, ब्राज़ील है, दक्षिण में है। ठीक है, और फ्रेंच गुयाना भी है, पूरब में है। ओके, याद रखना ये नीदरलैंड का उपनिवेश था। नीदरलैंड का उपनिवेश था, और यहाँ पर डच भाषा बोली जाती है। और दक्षिण अमेरिका का एकमात्र देश है जहाँ पर डच भाषा बोली जाती है।